Hello dear students, this is S.K. Dubey and I'm here to teach you English, grammar and literature both, and no doubt in the very initial stage we decided to cover the academic courses only, but right, we are planning to go even better and broader, and we'll go to cover some of the portions, some of the parts that can be part for the successful examination in competition where you want to go. It can be NDA, CDS, SSC, even in some courses like TGT and PGT. Will through these videos continue to help you and continue to get your helps, where we as a mentor, as a teacher, would like to always guide you. No doubt in our last lesson, last class, we were discussing about sentence, and hopefully it's clear to you. And sentence के बारे में बात करते समय हम लोगों ने इस बात को भी डिसाइड किया था कि सेंटेंस क्या होता है, मीन्स डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, और इसके साथ साथ सेंटेंस के काइंड्स एंड काइंड्स। वेल, स्पेशली जब काइंड्स की बात की जाती है सेंटेंस के लिए, तो हम इसको अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। अलग अलग तरह का मतलब ये होता है कि कभी हम इसे फंक्शन बेस पर डिसाइड करते हैं कि किस तरह का काम करता है, और कभी कभी हम इसको स्ट्रक्चर बेस पर डिसाइड करते हैं। जब हम इसको बेस्ड ऑन फंक्शन के अकॉर्डिंग जब हम डिसाइड करते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि जो सेंटेंस हैं वो 5 काइंड्स के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। जिनमें असर्टिव सेंटेंस पहला होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था, इसके पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था, और आपको बताया भी था कि कैसे असर्टिव सेंटेंस जो होता है वह किसी भी तरह के क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक तरह से स्टेटमेंट का काम करता है असर्टिव सेंटेंस, और रिप्लाई क्योंकि 2 तरह से हो सकती हैं। आप किसी बात को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और किसी बात को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो बात को एक्सेप्ट करना और बात को रिजेक्ट करना, इस बेस पर हम सेंटेंस को या असर्टिव सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। आपको याद है ना, असर्टिव सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक को अफर्मेटिव कहा था और दूसरे को नेगेटिव कहा था। अभी भी हमारे पास 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बचे हुए हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, या जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, और वो 4 सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। तो आज जो हमारा डिस्कशन शुरू हो रहा है, जो स्टडी शुरू हो रहा है, वो एक्चुअली इंट्रोगेटिव के बारे में हो रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेल, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना शुरू करें तो एक बात तो क्लियर है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमने एक वर्ब का यूज़ किया है, इंट्रोगेट। एक्चुअली इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है
इसका फंक्शन होता है टू इंटरोगेट। इंटरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, या दूसरे शब्दों में हम कर सकते हैं और भी इजी बना सकते हैं कि अगर हम इंटरोगेट की जगह पर इजी वर्ड ले लें टू क्वेश्चन, तो यह भी एक रिप्लाई हो जाएगा कि इंटरोगेटिव का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, टू क्वेश्चन, या फिर टू पुट क्वेश्चन, या और इजी वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं टू आस्क या एनक्वायर। मीन्स आप इसे टू इंटरोगेट, टू क्वेश्चन, टू आस्क या एनक्वायर किसी भी तरह से आप उसे रख सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस पूछते हैं। अब जब बारी आती है कि क्वेश्चन पूछने का फंक्शन करते हैं, तो क्वेश्चन के काइंड्स क्या होते हैं? जैसे रिप्लाई देने के दो काइंड्स हो गए थे ना, एक हो गया था अफर्मेटिव, दूसरा हो गया था नेगेटिव। उसी तरह से जब आप इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसकी दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो पंक्चुएशन जो लेता है वो क्वेश्चन मार्क का लेता है ना। तो हम लोग कहते हैं फॉलोड बाय पंक्चुएशन दिस मार्क ऑफ क्वेश्चन, या इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो हम ये देखते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ जो पंक्चुएशन यूज़ किया जाता है उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन मार्क जो होता है वो किसी भी तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। अब मैंने क्या कहा, किसी भी तरह के सेंटेंस में। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच इज़ यूज्ड टू पुट क्वेश्चन, which is used to ask question, which is used to inquire, which is used to interrogate, which is used to question। मीन्स चाहे आप उसको जिस भी वर्ड के साथ आप बना सकते हैं कि इंट्रोगेटिव का फंक्शन क्या होता है, टू इंट्रोगेट किसी से सवाल पूछना, या टू क्वेश्चन किसी से प्रश्न पूछना, टू आस्क किसी से कुछ जानना, टू इंक्वायर किसी के बारे में समझने की कोशिश करना। All these words can fit to define interrogative sentence. But जब हम पंक्चुएशन की बात कर रहे होते हैं तो पंक्चुएशन के लिए हमें क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत होती है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में आता है। अब इस तरह से अगर आप देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो अलग अलग फंक्शन हो जाते हैं, दो अलग अलग कार्य हो जाते हैं। या यूँ कहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो अलग तरह के क्वेश्चन को पूछता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का खुद डिवीजन होता है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टू काइंड्स हो जाते हैं। दो अलग तरह के क्वेश्चन पूछने की वजह से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो अलग अलग काइंड्स हो जाते हैं, दो अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। ठीक, इनमें से पहला जो होता है उसे हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव या सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। चलिए, पहला जो काइंड्स है उसको कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, और दूसरी ओर जब हम चलते हैं तो दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स जैसे हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को दो पार्ट में बांटा था ना, क्योंकि दो अलग अलग तरह के रिप्लाई होते थे, एक स्वीकार करने के लिए, एक इनकार करने के लिए।
उसी तरह से जो ये सेंटेंस हमारे पास है इंट्रोगेटिव, इसको भी दो काइंड्स में हम लोग बना डाले, दो प्रकार इसके हो गए, है ना, जिनमें से एक को कहा गया कि यह सिंगल इंट्रोगेटिव है और दूसरे को कहा गया कि यह डबल इंट्रोगेटिव है। अब एक बात तो दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों इंट्रोगेटिव ही है ना। तो इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है कि इसके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, दोनों की जो एंड होगी, दोनों का जो अंत होगा, उसमें कौन सा मार्क लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट आप नोट कर लो। इट एंड्स with a question mark। और यही बात हम डबल इंट्रोगेटिव के लिए भी रखेंगे, किसका भी एंड जो होता है क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। तो इट एंड्स विद a क्वेश्चन मार्क। यहां तो दोनों सेंटेंस एक जैसे लग रहे हैं। आपको लग रहा होगा सर, जब दोनों की पहचान एक जैसी है तो क्या जरूरत थी हमें एक अलग तरह के सेंटेंस को बनाने की, एक अलग तरह से डिवीजन लेने की, जब दोनों सिंगल इंट्रोगेटिव हैं और दोनों में ही क्वेश्चन पूछने का ही काम होता है। दोनों की एंडिंग भी लास्ट में देखें तो क्वेश्चन मार्क के साथ हो, तो क्या ज़रूरत थी एक और भी सेंटेंस बना लेने की, एक और भी सेंटेंस सामने रखने की? बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आप पूछते हो किसी से तो वह आपको ऐसा रिप्लाई देता है जिसको आप यस या नो में दे सकता है। मीन्स जैसे अगर आप किसी से पूछें कि क्या आप कॉलेज जाते हो, तो आपसे ये तो नहीं रिप्लाई करेगा 9 PM, आपसे ये भी रिप्लाई नहीं करेगा इन इलाहाबाद, है ना। आपसे ये भी रिप्लाई नहीं करेगा बिकॉज आई वांट टू बी ए डॉक्टर और बिकॉज आई वांट टू बी एन इंजीनियर, ऐसा कोई रिप्लाई नहीं करेगा। आपने उससे पूछा है क्या आप कॉलेज जाते हो, तो हाँ या ना में रिप्लाई करेगा, है ना। मीन्स अगर वो जाता है तो कहेगा हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ, और अगर नहीं जाता है तो कहेगा नहीं जाता हूँ, इतना ही होगा। लेकिन अगर कभी आप सोचिए कि आप इसको कुछ इस तरह से पूछिए कि आप कॉलेज कब जाते हो, When do you go to your college? आप कॉलेज कब जाते हो, तो क्या इस बार उसका रिप्लाई होगा हाँ मैं जाता हूं, या क्या उसका ये रिप्लाई होगा कि मैं इलाहाबाद में जाता हूं? नहीं ना, बल्कि आपका रिप्लाई होगा कि मैं सुबह कॉलेज जाता हूं, मैं दोपहर कॉलेज जाता हूं। मीन्स आप इस बार हाँ या ना में रिप्लाई नहीं कर पाए। एक बार तो आपने हाँ या ना में क्वेश्चन को रिप्लाई कर लिया और एक बार नहीं कर पाए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एक्चुअली दैट्स द डिफरेंस ऑफ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का नेचर क्या है, क्वेश्चन का स्वभाव क्या है, और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। यस या नो में रिप्लाई चाहता है, या फिर वो यस या नो के अलावा कोई रिप्लाई चाहता है। क्योंकि आप सारे जानते होंगे कि पुरानी सी कहावत है कि हर क्वेश्चन में एक रिप्लाई होता है, हर क्वेश्चन में एक जवाब होता है। तो वो क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन का जवाब क्या है, यह भी देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। तो अब अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो जो दूसरा पॉइंट हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव में आ रहे हैं वो ये कहने कि जो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसे हम यस या नो में रिप्लाई कर पाएंगे वो सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन which is replied in
yes or no is called a single interrogative सेंटेंस, है ना। मतलब एक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न विच इज़ रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, इन यस और नो, आप यस में रिप्लाई दे दो या फिर नो में रिप्लाई दे दो। अगर आप यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं तो ऐसा जो क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई यस या फिर नो में हो जा रहा है उसे क्या कहेंगे, वो कौन सा है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसे हम लोग कहेंगे कि वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो हमारे पास है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेचुरल है कि इसी से थोड़ा सा उल्टा होगा। जब हम ऐसे क्वेश्चन को जिसको यस या नो में रिप्लाई कर लेते हैं उसे सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिन्हें हम यस या नो में रिप्लाई नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर इसकी परिभाषा हमें लिखनी है तो हम इस तरह से लिखेंगे, आ क्वेश्चन which is not replied in yes or no is called a double interrogative सेंटेंस। उसे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। मतलब ये है कि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका रिप्लाई, जिनका जवाब जब हम लोग दे रहे होते हैं तो उन्हें हम यस या नो में रिप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें हम रिप्लाई जब करते हैं तो कुछ हो, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि वेयर डू यू लिव, है ना, वेयर डू यू लिव मीन्स आप कहाँ रहते हो, तो आप बताएंगे कि आई लिव इन माई विलेज, आई लिव इन प्रयागराज, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया। आप ऐसा कुछ बोलेंगे ना, आप ये थोड़ी बोलेंगे यस आई लिव, ऐसा नहीं ना। आप बोलेंगे यस आई लिव इन, उसके बाद आप जगह का नाम बताएंगे। मीन्स ऐसा वो प्रश्न है जिसे आप यस या नो में रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया जिसका रिप्लाई आप यस या नो में नहीं दे पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पास वह क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस कौन सा होगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा प्रश्न हो जिसको आप नॉट रिप्लाई, जिसको आप रिप्लाई ना कर पा रहे हो, जिसको आप जवाब ना दे पा रहे हो, किस में, यस में या फिर नो में, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने बता दिया कि अगर हमें प्रश्न समझ में आ गया और प्रश्न ऐसा रहा जिसको हम यस या नो में रिप्लाई दे ले रहे हैं, तब तो वो हमारे लिए एक तरह से ऐसा सेंटेंस है जिसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव कह लेंगे, है ना। और अगर ऐसा समझ में आ गया कि हम उसे यस या नो में रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम बोल देंगे कि वो डबल इंट्रोगेटिव है, चलो ठीक है। बट हर बार सेंटेंस की मीनिंग समझ में आ जाए ये तो मुश्किल काम होता है ना। आप कह सकते हैं कि सर हम लोग तो अभी शुरुआत करने वाले अर्ली लर्नर जैसे हैं, है ना, शुरू में जो शुरू हो रहा है हम उसके साथ हैं, हमें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, तो हम समझेंगे कैसे, क्योंकि अगर हम सेंस बेस पे चल रहे हैं कि उसका मीनिंग पहले में मालूम होना चाहिए, तो पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। और पता चला हमें मीनिंग मालूम ही नहीं हो पा रहा है तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारे लिए सिंगल इंट्रोगेटिव है या ये सेंटेंस हमारे लिए डबल इंट्रोगेटिव है। ये तो एक तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी।
बेशक आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी, बट इसके लिए भी एक इजी मेथड है, थोड़ा सा आसान तरीका है जिसकी मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और पॉइंट जोड़ लेते हैं दोनों के साथ, जिससे आपको अगर कोई भी डाउट हो रही होगी या कोई भी पहचानने में दिक्कत हो रही होगी तो आप बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे या बड़ी आसानी से आप क्लियर कर लेंगे कि यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव है या फिर यहाँ पर सिंगल इंट्रोगेटिव है ना। अब ये कैसे पहचानेंगे? एक्चुअली दोनों ही जो क्वेश्चन हैं, चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव हो या फिर डबल इंट्रोगेटिव, इनके एंडिंग में तो क्वेश्चन मार्क आता ही है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको आप लोग कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने शुरुआत की बात नहीं की थी। एक्चुअली सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को डिफरेंशिएट करने के लिए सेंटेंस की शुरुआत पर ध्यान देना पड़ता है। जब स्ट्रक्चर पे आ जा रहे हैं हम लोग, है ना, अगर हम मीनिंग समझ गए, सेंस समझ गए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल इंट्रोगेटिव ऐसा है जो हमें यस या नो में रिप्लाई दे देगा, डबल इंट्रोगेटिव ऐसा है जो यस या नो में रिप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपको सेंटेंस इस तरह से समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उसको पहचानना पड़ता है उसके स्ट्रक्चर से। जैसे सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वैसे सेंटेंस की ओपनिंग भी कई चीज़ों को बताती है। ओके, इन ओपनिंग में जो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ शुरू होता है। ऑक्सिलरी वर्ब तो जानते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब, है ना, अभी उसके बारे में बात भी करेंगे। तो जो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है किससे शुरू होता है? ऑक्सिलरी वर्ब से। और जब हम डबल इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव किससे शुरू होता है? क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव ऑक्सिलरी से नहीं शुरू होगा, मतलब शुरुआत में ऑक्सिलरी नहीं आएगी, बल्कि डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। जैसे आपने हु रख दिया है, विच रखा है, हाउ मेनी रखा है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपने यूज़ किए हैं तो वह कौन सा सेंटेंस है? डबल इंट्रोगेटिव। इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो आप इसको डिफाइन करेंगे एक पहचान के रूप में कि इसको हम लोग इट के साथ ही कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव के ग्रुप में हम लिखने जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, इट ओपन्स विद एन auxiliary verb. It opens with an auxiliary verb. ऑक्सिलरी वर्ब को आप शायद जानते ही होंगे, आप और इजी वर्ड में इसको लिखते हैं, आप लोग इसको हेल्पिंग वर्ब भी नाम देते हैं। तो आप चाहे उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या फिर आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उससे ये ओपन होता है, उससे ये शुरू होता है। कौन? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब आप सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओपनिंग किससे होती है, शुरुआत किससे हो रही है? ऑक्सिलरी वर्ब या फिर जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और जब डबल इंट्रोगेटिव की बात होती है तो डबल इंट्रोगेटिव की ओपनिंग किससे हो रही है? क्वेश्चन वर्ड के साथ। ठीक है, इट ओपन्स विद क्वेश्चन वर्ड, या फिर क्वेश्चन वर्ड के अलावा एक हम लोग WH वर्ड भी कहते हैं। हालांकि सारे WH नहीं है, फिर भी कुछ WH वर्ड नाम दिया जाता है इनको। कुछ ऐसे हैं जिनको हम WH वर्ड बोलते हैं, बट सारे WH नहीं है। WH का मतलब जिनकी स्पेलिंग की शुरुआत में WH आ जाए, जैसे विच आता है, हु है, हुज है, वाट है ना, व्हेन है, वाई है, वेयर है, ये ज़्यादातर। लेकिन अभी हाउ की बात करें, हाउ मेनी की बात करें, तो उनके साथ फिर WH नहीं होता है, H के साथ बाद में W आता है। तो एनीवे हम लोग इसको एक नाम तो देते हैं कि क्वेश्चन वर्ड है, या दूसरा एक निक नेम दे देते हैं
कि यहाँ पर WH वर्ड्स होता है। तो अब एक तरह से आप समझ गए होंगे कि ये जो है पहचानना आसान हो गया कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव है उसके शुरुआत में क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, और जो डबल इंट्रोगेटिव उसके शुरुआत में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। ये पहचाना तो आसान हो गया है, लेकिन अभी एक बात समस्या आ रही है कि हमें तो ऑक्सिलरी ही नहीं मालूम है, हमें तो क्वेश्चन वर्ड ही नहीं मालूम है, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे। तो चलिए पहले ऑक्सिलरी और क्वेश्चन वर्ड को भी समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ऑक्सिलरी कौन है। तो अभी बारी बारी से पहले हम सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए ऑक्सिलरी को देखेंगे और फिर ऑक्सिलरी के बाद हम लोग बात करेंगे कि उनसे सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव कैसे बनता है ना, एक स्ट्रक्चर के साथ। चलिए, तो बात हो रही है ऑक्सिलरी वर्ब की। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो एक वर्ड है ऑक्सिलायर, जिसका मतलब होता है टू हेल्प, मदद करना, है ना, उससे बने हैं। और इंग्लिश में 24 ऑक्सिलरी मानी जाती हैं। इनकी संख्या कितनी है, 24। और ये 24 ऑक्सिलरी हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक ऑक्सिलरी को कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी जो है ना, उसी को आप लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हालांकि उसको थोड़ा डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही जानते हैं। तो जो पहला है वो क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 24 तो पूरी ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी की संख्या ही 24 है। तो इन 24 में से प्राइमरी ऑक्सिलरी कितनी है, एग्जैक्टली 24 में से प्राइमरी जो ऑक्सिलरी हैं उनकी संख्या होती है 11, ठीक। और बाद में जो 11 हैं इनको भी 3 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। मीन्स अब जो डिवीज़न है वो प्राइमरी का 3 अलग अलग ग्रुप बनता है। पहला होता है वर्ब डू, दूसरा होता है वर्ब बी, और तीसरा होता है वर्ब हैव। थोड़ा थोड़ा समझ के आगे बढ़ते हैं। वर्ब डू को अगर देखा जाए तो इसमें 3 वर्ड्स आते हैं, 3 शब्द आते हैं, जिनमें एक होता है डू, दूसरा होता है डज और तीसरा होता है डिड। एक ख़ास बात है, डू डज डिड, इनका यूज़ हम लोग इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए करते हैं। तो इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं। फिलहाल अभी हम लोग टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, आपको बता दें जब टेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप देखेंगे कि डू डज डिड के आने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जा रहा है, और वो भी इंडेफिनिट टेंस को बनाता है ना। दूसरी ओर अगर आप आते हैं वर्ब बी, तो वर्ब बी में हमारे पास 5 वर्ड्स होते हैं, 6 वर्ड्स होते हैं, जिनमें से इज, एम, आर, वाज और वर। ये 6 हमारे पास वर्ड्स हैं जो किस कैटेगरी से आते हैं, वर्ब बी। हाँ, वर्ब बी के 2 अलग अलग फंक्शन हैं। एक तो ये कि ये पैसिव वॉइस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। दूसरी बात ये कि एक्टिव वॉइस के कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। और तीसरी बात, प्रेजेंट और पास्ट के जो सिंपल टेंसेस होते हैं उन सिंपल टेंसेस को बनाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। तो इज, एम, आर ये प्रेजेंट टेंस के लिए, और वाज और वर पास्ट
टेंस के लिए होते हैं, ठीक है। अब बारी है वर्ब हैव के लिए। वर्ब हैव के बारे में अगर बात किया जाए तो वर्ब हैव की जो कैटेगरी होती है वो 3 वर्ड्स में आती है, क्योंकि बचे अब 3 है ना। 3 जो थे वो वर्ब डू में हो गए, 5 जो थे वर्ब बी में हो गए, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और टोटल होना कितना था 11। तो नेचुरल 11 से अगर 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 ही बचे हैं। तो यहाँ पर 3 जो वर्ड्स हैं वो हैं हैव, हैज़ और हैड। हैव, हैज़ और हैड, ये हमारे पास 3 वर्ड्स हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरी के वर्ब हैव की कैटेगरी से आते हैं। आप पहचान ही गए होंगे कि हैव और हैज़ ये दोनों प्रेजेंट टेंस के लिए हैं, हैड जो है पास्ट टेंस के लिए। इनका यूज़ ज़्यादातर परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए आता है ना। या तो सिंपल टेंस बनाते हैं जब ये पोजीशन को दिखाते हैं, या फिर ये परफेक्ट टेंस को बनाते हैं। तो परफेक्ट टेंस के लिए आते हैं ये, और इनकी अलग पहचान भी है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जिनमें से हैव और हैज़ प्रेजेंट टेंस के लिए, हैड पास्ट टेंस के लिए। इसी तरह से इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस के लिए, वाज और वर पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर डू, डज प्रेजेंट टेंस के लिए, डिड जो है वो पास्ट टेंस के लिए। तो ये कुछ वर्ड्स हैं 11 जो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत स्टडी किए जाते हैं। ये सारे ऑक्सिलरी, ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी हैं, ऑक्सिलरी को बनाया नहीं जाता। मीन्स ये जो 24 ऑक्सिलरी हमारे पास हैं वो ऑक्सिलरी हैं, वो हम बनाते नहीं हैं उनको कि हमने बना लिया। बनाने का काम हम लोग करते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब जिसको आप लोग कहते हैं। कभी किसी के साथ बीन जोड़ दिया, कभी किसी के साथ बींग जोड़ दिया, कभी किसी के साथ हैव जोड़ दिया, कभी किसी के साथ बी को जोड़ दिया। तो एक तरह से कहा जाए कि वो जो होती हैं संख्या में इजाफा कर देते हैं, लेकिन जिनको हम ऑक्सिलरी कह रहे हैं वो ऑक्सिलरी इतनी ही रहती हैं। तो ऑक्सिलरी की संख्या बढ़ नहीं सकती है, 24 है तो 24 ही रहेगी, लेकिन इनके साथ जोड़कर कुछ और वर्ड्स हम बना देते हैं हेल्प में। जैसे विल के साथ बी जोड़ दिया तो विल बी हो गया, है ना। शैल के साथ हैव जोड़ दिया, शैल हैव हो गया। इज के साथ बींग जोड़ दिया, इज बींग। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बींग और इज दोनों थोड़ी ऑक्सिलरी होंगे, वो हेल्पिंग का कॉम्बिनेशन है। और ऑक्सिलरी कौन सा होगा, सिर्फ पहला वाला, ये ध्यान रखना, पहले वाले वर्ड को ही ऑक्सिलरी कहेंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी ये 11 हुए। अब बारी है मॉडल ऑक्सिलरी की। दूसरा जो कैटेगरी होता है ऑक्सिलरी का, उसे हम लोग कहते हैं कि वो मॉडल ऑक्सिलरी है। तो एक बार मॉडल ऑक्सिलरी को ही पहचान लेते हैं, क्योंकि अगर इनको पहचान लिए तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना आसान हो जाता है ना। चलिए, दूसरी कैटेगरी होती है, अब ये ऑक्सिलरी का दूसरा हिस्सा है। पहला तो प्राइमरी हो गया, दूसरा क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक। मॉडल ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, दो ऑक्सिलरी होती हैं जो एक्चुअली ऑक्सिलरी का हिस्सा बनती हैं। ऑलरेडी आप देख चुके हो कि जो ऑक्सिलरी है उसकी संख्या 24 है, और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी थी उसकी संख्या 11 थी। तो 24 टोटल होती हैं, 11 ऑलरेडी प्राइमरी में हो चुकी हैं, तो बची कितनी 13। इसका मतलब मॉडल ऑक्सिलरी कितनी है 13। हाँ, एक डिफरेंस है, प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह मॉडल ऑक्सिलरी में कोई सब डिवीज़न नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने कहा ना कि एक वर्ब डू हो गया सब डिवीज़न में, है ना, वर्ब बी हो गया, वर्ब हैव हो गया। इस तरह का कोई डिस्टिंक्शन या इस तरह का कोई अगला डिवीज़न, अगला बंटवारा हमें मॉडल ऑक्सिलरी में देखने को नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, विल,
shall, can, may, could, should, ought to, used to, would, might, must, need एंड डेयर। ये हमारे पास टोटल 13, अगर आप काउंट करेंगे तो पहले रो में 3 हैं, दूसरे रो में भी 3 इक्वल टू 6, तीसरे रो में 2, 6 और 2 8, चौथे रो में फिर से 3, 8 3 11 और आखिरी रो में एक बार फिर से 2, 11 2 13। ये टोटल 13 हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ भी हम सेंटेंस बनाते हैं जो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव की शुरुआत अगर हमने आपसे कहा कि सिंगल इंट्रोगेटिव ऑक्सिलरी से शुरू होता है तो ये 24 में से कोई भी ऑक्सिलरी आ सकता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ऑक्सिलरी एक ही वर्ड होता है। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़ास तौर से मैं ध्यान ले जाऊँगा ought और to, used और to। अब इसके साथ to को आप ऑक्सिलरी नहीं करते हैं, to ऑक्सिलरी नहीं है, ऑक्सिलरी तो used है, ऑक्सिलरी तो ought है, to उसके साथ सहायक है, to उसके साथ कंप्लीट करता है। इसीलिए कई बार इसको हम लोग इन्फिनेटिव मॉडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव मॉडल्स। इन्फिनेटिव मॉडल्स। इन्फिनेटिव मॉडल्स किसको कह रहे हैं? ought to और used to के लिए। क्यों? क्योंकि इनके साथ to लगा ही रहता है, इनका to रिमूव नहीं होता है। बट जब बात आएगी ऑक्सिलरी की, ठीक है, जब बात आएगी ऑक्सिलरी की तो to आपके लिए ऑक्सिलरी नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी कौन बनेगा? to के पहले आने वाला वर्ड। तो यहाँ पर to के पहले क्या आया है? used, तो used ऑक्सिलरी होगा। यहाँ ought, to के पहले क्या आया है? ought, तो ought ऑक्सिलरी होगा। मीन्स ऑक्सिलरी to में नहीं देखी जाएगी बल्कि ought और used। बाकी और किसी में 2 वर्ड है नहीं, तो इनके साथ चूंकि to आया होता है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्फिनेटिव मॉडल्स। क्योंकि आपको मालूम है कि इन्फिनेटिव को बनाने के लिए भी हमें to का यूज़ करना पड़ता है। जब इन्फिनेटिव आता है तो इन्फिनेटिव से पहले हम to का यूज़ कर देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिया जाए। चलिए, तो अब ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पास ऑक्सिलरी हैं इनसे जो सेंटेंस ओपन होगा और लास्ट में, ध्यान ये भी रखिएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हो तो वो हमारे लिए कौन सा सेंटेंस होगा? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? जिस सेंटेंस की शुरुआत या ओपनिंग ऑक्सिलरी से हो और उसके एंड में, उसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क मिल रहा हो तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना? अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव के, लेकिन उसके पहले हम सिंगल इंट्रोगेटिव का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर समझते हैं ना आप? रचना, कि किस तरह से बनता है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर होगा कि शुरुआत में ही आपको ऑक्सिलरी वर्ब रखनी है। क्या रखनी है? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा। ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म ऑफ वर्ब रखना पड़ता है। दी,
मेन वर्ब। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर इंडेफिनिट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, है ना। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म रखेंगे। अगर वह परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म रखेंगे, एक्सेट्रा। तो ये कौन बताता है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी के बाद आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और इसके बाद फिर आता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी जो अदर वर्ड होते हैं उनको हम लोग रख देते हैं, जो बचा हुआ होता है उसे हम लोग रखते हैं। ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यह बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत में क्या रहा हो? ऑक्सिलरी, है ना, शुरू में ऑक्सिलरी आ गई, और सेंटेंस के लास्ट में क्या रहा हो? क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कौन सा बनता है? सिंगल इंट्रोगेटिव, है ना। कौन सा बनता है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ हम लोग उदाहरण ले लेंगे जिससे बातें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे इज रिया कॉलिंग रमेश फॉर some books in the morning? Okay. अब इस सेंटेंस को देखिए, इज रिया कॉलिंग रमेश फॉर सम बुक्स इन द मॉर्निंग। अगर इसमें आप सेंटेंस को एनालाइज करिए तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि इज यूज किया गया। इज हमारे लिए क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग शॉर्ट में ऑक्सिलरी से ए और वर्ब से वी को ले लेते, ऑक्सिलरी वर्ब को रखा, और सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब की शुरुआत मिल जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो सेंटेंस कौन सा होता है? सिंगल इंट्रोगेटिव, है ना। अब देखो, इस के बाद आया हुआ ये जो रिया है, तो रिया हमारे लिए क्या है? सब्जेक्ट है। क्योंकि हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में थे इसलिए हमने वर्ब का फॉर्म क्या रखा? आईएनजी। और इस बार हमने ऑब्जेक्ट जो लिया वो रमेश को लिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और यहाँ पर बीच में प्रीपोजिशन आ गया। अब ये ध्यान रखना होगा कि जो प्रीपोजिशन आ रहा है उसका भी तो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बना वो अपने वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है। किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब का। और फिर यहाँ जो सम बुक्स आ रही हैं, ये बुक्स भी तो ऑब्जेक्ट हैं। बुक्स भी क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। अब इस बार आप ध्यान रखिएगा कि बुक्स किसकी ऑब्जेक्ट हैं? वर्ब की ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये जो प्रीपोजिशन फॉर आया है ना, इसकी ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब के भी ऑब्जेक्ट होते हैं और प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये इन द मॉर्निंग, ये तो समय के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये एडवर्ब होता है, टाइम। इसको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए तो एडवर्ब फ्रेज है, तो टाइम को दिखाने वाला एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो अदर वर्ड्स की दुनिया ये शुरू हुई, ये अदर वर्ड्स है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तक तुम लोगों ने क्लियर लिखा है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, तो ये अदर वर्ड्स हो गया। तो इस तरह से इज रिया कॉलिंग रमेश फॉर सम बुक्स इन द मॉर्निंग, यह हमारे लिए एक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, जिसका हिंदी में मतलब हो जाएगा, क्या रिया कुछ बुक्स या किताबों के लिए रमेश को सुबह में बुला रही है? क्या रिया कुछ बुक्स के लिए रमेश को सुबह में बुला रही है?
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू एवर हेल्प्ड एनी नीडी पर्सन in your life? Have you ever helped any needy person in your life? अब अगर इस सेंटेंस को देखिए तो आप तो शुरू में ही पहचान गए होंगे कि सर शुरुआत में ही आपने ऑक्सिलरी ले लिया है ना। हैव तो ऑक्सिलरी है ना, तो हैव जब ऑक्सिलरी सेंटेंस के शुरू में आ गया, और साथ ही साथ अगर सेंटेंस के एंड को देखा जाए, अंत को देखा जाए, तो सेंटेंस के एंड में भी हमने क्वेश्चन मार्क ले लिया। तो अगर सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है और सेंटेंस के शुरुआत में ऑक्सिलरी, तो सिंपली वो कौन सा सेंटेंस हुआ? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर आप देखिए इसके बाद यू जो है वो हमारे लिए सब्जेक्ट बन रहा है, और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो ये वर्ब भी बन गया हमारे लिए। अब आप कहेंगे सर एवर क्या है? ये एक्चुअली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद ये हेल्प्ड के बाद एनी नीडी पर्सन, ये एनी जो हो गया वो भी एडजेक्टिव है, नीडी जो है वो भी एडजेक्टिव है, पर्सन जो हो गया नाउन हो गया। तो ये पूरा जो है वो वर्ब हेल्प्ड का ऑब्जेक्ट हो गया। और इन योर लाइफ जो हो गया वो अपने आप में अदर वर्ड्स का ग्रुप हो गया। तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या शुरू हो जाता है? अदर वर्ड्स। तो इन योर लाइफ वहां पर अदर वर्ड्स की कैटेगरी में जाता है। ठीक, अब इसकी अगर हिंदी बनाने की कोशिश करें तो हो जाता है, क्या आपने कभी भी, एवर कभी भी, इन योर लाइफ अपनी लाइफ में, एनी नीडी पर्सन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की, हेल्प्ड मदद की है? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की हेल्प की है? दैट इज़ द वेरी हिंदी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। विल रीता हैव बीन scolding her sister since Monday? Will Rita have been scolding her sister since Monday? है ना। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो एक बार फिर से इसकी जो ओपनिंग है, इसकी जो शुरुआत है, वो एक ऑक्सिलरी वर्ब विल के साथ है ना। और इसके एंड में अगर चलें तो एंड में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो जो सेंटेंस शुरू में ऑक्सिलरी ले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, को कौन सा हो जाता है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ऑक्सिलरी के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या है रीता? सब्जेक्ट। अब इस बार देखिए, इस विल के साथ हैव और बीन जो है वो हेल्पिंग का काम कर रहे हैं। विल तो ऑक्सिलरी हो गया क्योंकि मैंने आपसे कहा ऑक्सिलरी एक ही है, लेकिन इस ऑक्सिलरी के साथ हैव और बीन जो हैं वो हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, तो हेल्पिंग हो गए। और स्कोल्डिंग जो है हमारे लिए मेन वर्ब हो गया। स्कोल्डिंग क्या हो गया? मेन वर्ब। और स्कोल्डिंग की वर्ब क्या है? स्कोल्डिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? हर सिस्टर। स्कोल्डिंग वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपसे बताया था ना कि दो के लिए ऑब्जेक्ट होता है, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ तो प्रीपोजिशन के जिक्र हुए नहीं थे, तो स्कोल्डिंग जो मेन वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट हो गया सिस्टर। और ये सिंस मंडे, ये टाइम की बात कर रहा है, ये अदर वर्ड हो गया। तो इस तरह से अगर आप सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ शुरू होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। जिस टेंस का सेंटेंस आप बना रहे होते हैं उस टेंस की आपको वर्ब का फॉर्म रखना पड़ता है,
फिर आप उस वर्ब के फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और अदर वर्ड्स में कभी टाइम, कभी प्लेस, कभी मैनर एक्सेट्रा बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जिनको आप रखते हैं। जैसे ये सेंटेंस था, विल रीता हैव बीन स्कॉलिंग हर सिस्टर सिंस मंडे, इसका हिंदी हो जाएगा क्या रीता सिंस मंडे से हर सिस्टर अपनी सिस्टर को स्कोल्डिंग फटकारती रही है। क्या रीता अपनी सिस्टर को मंडे से फटकारती या डांटती रही है? तो रही होगी, क्योंकि फ्यूचर टेंस में है ना, डांटती रही होगी। इस तरह से सेंटेंस आप हिंदी में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। हालांकि बहुत ज़रूरत इंग्लिश को समझने के लिए हिंदी की नहीं होती, क्योंकि मेरा मानना है कि हर भाषा अपनी वजूद, अपनी पहचान अपने दम पर रखती है, दूसरों के दम पर नहीं, है ना। तो अंग्रेज़ी में आप देखते होंगे ज़्यादातर मैं बोलने को भले बोलता हूँ हिंदी, लेकिन लिखता इंग्लिश हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सारे लोगों की हैबिट हो, आदत हो, जिस चीज़ को आप हिंदी में समझ तो लें, बट उसको अगर एक्सप्रेस करना हो, उसको अगर लिखना हो, तो आप इंग्लिश में लिख सकें। मेरी कोशिश ये है, और मुझे मालूम है कि एक दिन के अंदर ये होता नहीं है, तो इट नीड्स टाइम एंड वी आर रेडी टू गिव टाइम, क्योंकि समय तो देना ही पड़ेगा अगर किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को हम सीखना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम सिंगल इंट्रोगेटिव के बाद डबल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में। जो डबल इंट्रोगेटिव है उसके लिए मैंने आपको बताया इसकी पहचान में कि इसकी शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? क्वेश्चन वर्ड से, है ना। तो वो क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से ज़रा सा हम लोग जान लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड की दो कैटेगरी बनती है, क्वेश्चन वर्ड्स की दो कैटेगरी। ठीक, अब आप ये समझ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड प्रश्न पूछने का काम करते हैं और ऑलमोस्ट इनकी जो संख्या होती है वो 13 होती है, 13 इनकी संख्या होती है। और इन 13 में से जो दो कैटेगरी बनती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर बनती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर मतलब क्वेश्चन वर्ड यूज्ड एज नाउन, क्वेश्चन वर्ड के लिए QW यूज्ड एज प्रोनाउन, क्वेश्चन वर्ड जिनको हम लोग प्रोनाउन के तरह यूज़ करते हैं। और दूसरी कैटेगरी होगी जो क्वेश्चन वर्ड होंगे उनको हम लोग एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं, यूज्ड एज एन एडवर्ब। तो दो कैटेगरी हो गई, एक हो गई ऐसे क्वेश्चन वर्ड की जो प्रोनाउन की तरह यूज़ किए जाएंगे, और दूसरे ओर हो गए ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो एडवर्ब की तरह यूज़ किए जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन वर्ड जो प्रोनाउन है उनकी संख्या जो होती है 7 होती है, इन्हें हम लोग 7 मानते हैं। नेचुरल है 13 टोटल माने जा रहे थे और 13 में से 7 तो क्वेश्चन वर्ड प्रोनाउन हो गए। तो अब जो बचे हुए हैं कौन कौन से हैं? 6। तो इनकी संख्या होती है 6। एज एन एडवर्ब 6 क्वेश्चन वर्ड हैं और एज अ प्रोनाउन हमारे पास 7 वर्ड्स हैं। तो ये 7 वर्ड्स देख लेते हैं, जिनमें से पहला वर्ड है हु, दूसरा वर्ड है whom, तीसरा वर्ड है whose, चौथा वर्ड है what, पांचवा वर्ड है which, छठा वर्ड है how many और सातवां वर्ड है how much। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जो 7 वर्ड्स हैं, who जिसको आप कौन या किसने के सेंस में लेते हैं, है ना, whom जिसे आप किसे के सेंस में लेते हैं, who को आप कौन या किसने के सेंस में लेते हैं,
whom जो होता है उसे आप किसे या किसको के सेंस में लेते हैं। whose जो होता है उसे किसका, किसकी, किसके के सेंस में लेते हैं। what को हम लोग यूज़ करते हैं क्या के सेंस में। which को हम लोग कौन, किसने, किसे, किसको के सेंस में यूज़ किया करते हैं। हाउ मेनी को हम कितना, कितनी, कितने के सेंस में करते हैं। और हाउ मच को भी हम कितना, कितनी, कितने के सेंस में करते हैं। अब यहाँ पर फ़र्क भी जानिएगा क्योंकि दोनों की सेम मीनिंग है। जो ये हाउ मेनी होता है वह संख्या के लिए होता है। संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। संख्या को दिखाने के लिए, मतलब जैसे 4 लड़के, तो लड़के तो संख्या में रहेंगे ना, तो संख्या दिखाना है तो हाउ मेनी से पूछते हैं। लेकिन जो हाउ मच होता है वह मात्रा की बात करता है। मात्रा मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट गिन नहीं सकते हैं। वो ज़्यादातर अनअकाउंटेबल होते हैं। तो ये जो होती है इनको हम कहते हैं कि हाउ मच का यूज़ करते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। तो नंबर या संख्या को दिखाने के लिए हाउ मेनी, और क्वांटिटी या मात्रा को दिखाने के लिए हाउ मच का यूज़ किया जाता है। तो ये, अब इनको हम प्रोनाउन क्यों कहते हैं, है ना, क्योंकि ये 7 वर्ड्स हैं और 7 वर्ड हमारे लिए क्या हैं? प्रोनाउन है। तो इन्हें हम प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रोनाउन का कार्य कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा ही होगा, आगे हम चलकर पढ़ाएंगे भी, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम है प्रोनाउन का काम क्या होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करना, है ना, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करना। तो ये जो हमारे पास 7 वर्ड्स हैं, हु, होम, हुज, व्हाट, विच, हाउ मेनी और हाउ मच, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। मीन्स जिनको हम, जिन क्वेश्चन वर्ड को खासतौर से 7 प्रोनाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, इनको हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। इसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। आप इन्हें अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, इन्हें अपने सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। और दूसरी ओर जिनको हम एडवर्ब कहते हैं, है ना, तो एडवर्ब की संख्या कितनी है? 6। तो इनको कौन कौन से वर्ड हैं पहले वो जान लेते हैं। लाइक वाई, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, व्हेन। ये हमारे पास 6 वर्ड हैं। वाई, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, फार के में देखिएगा FAR है, ठीक है ना, हाउ फार और व्हेन। अगर इन वर्ड्स को देखें तो ये हमारे पास जो 3 कैटेगरी दिख रही है, कुल 6 वर्ड्स, इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में किस तरह यूज़ करते हैं? एडवर्ब की तरह। अगर इनके मीनिंग पर चलें तो वाई का सेंस होता है क्यों, है ना, वेयर का सेंस होता है कहाँ। अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि कहाँ का रिलेशन जगह से होगा और क्यों का रिलेशन रीज़न से होगा, कारण से होगा, है ना। हाउ लॉन्ग का सेंस होता है कितना, कितनी, कितने। और हाउ का सेंस होता है कैसे या किस तरह। हाउ फार का सेंस होता है कितना, कितनी, कितने। और व्हेन का सेंस होता है कब। अब यहाँ पर भी आपको मिल रहा है कि 2 वर्ड ऐसे हैं जिनका सेम मीनिंग हो रहा है
कितना, कितनी और कितने। आपको लग रहा होगा कि सर इनमें डिफरेंस क्या है। बिल्कुल, जो हाउ लॉन्ग है इसका यूज़ हम लोग समय के सेंस में करते हैं, टाइम को दिखाने के लिए, है ना। मतलब समय के बारे में बात करता है हाउ लॉन्ग, तब उसमें कितना समय लगेगा, कितनी देर होगी, एक्सेट्रा, है ना। इस तरह के अगर सेंटेंस या सेंस आते हैं तो टाइम का सेंस देते हैं, तो हम लोग हाउ लॉन्ग से उसको बना देंगे। और अगर हम कितना, कितनी का जो सेंस ले रहे हैं हाउ फार के लिए, तो ये डिस्टेंस से रिलेट करता है। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी या जगह, है ना। डिस्टेंस, डिस्टेंस से दूरी या जगह। तो दूरी या जगह का रिलेशन क्या हो गया कि कितना दूर है ना, कितनी दूर है, कितने दूर हैं। तो कितना, कितनी, कितने का सेंस तो हाउ फार भी है, लेकिन दूर के सेंस में, डिस्टेंस के सेंस में। और कितना, कितनी, कितने का सेंस तो हाउ लॉन्ग से भी है, लेकिन समय के सेंस में। और कितना, कितनी, कितने का मीनिंग हाउ मेनी से भी है, नंबर या संख्या, वस्तु के सेंस में। और हाउ मच का भी कितना, कितनी, कितने होता है क्वांटिटी या मात्रा दिखाने वाली वस्तुओं के सेंस में। अब जो ये हमारे पास 6 एडवर्ब हैं, ये हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। तो प्रोनाउन जो थे 7, वो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, बट ये जो एडवर्ब हैं वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। तो ये बात स्पेशल है जो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारे पास एडवर्ब हैं, ठीक, इन्हें हम सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। कांट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो ये 6 वर्ड हैं वाई, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ फार और व्हेन, इन्हें हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एडवर्ब है। और ये जो हमारे पास 7 वर्ड थे, हु, whom, whose, what, which, how many, how much, इन्हें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन है। तो जो प्रोनाउन है वो हमारे लिए सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन जो एडवर्ब है वो हमारे लिए ना सब्जेक्ट बन सकता है ना ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब ये हमारे पास 13 जो क्वेश्चन वर्ड थे वो भी आ गए, और ये 13 क्वेश्चन वर्ड किसकी पहचान है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जब इनसे किसी सेंटेंस की ओपनिंग हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो समझ लीजिएगा कि वह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेंगे और उसके बाद फिर एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा। कोई बात अगर नहीं समझ में आती है तो जो नीचे कमेंट है आप उसमें डिटेल दे सकते हैं। डिटेल का सेंस हो गया कि आपको, जैसे मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल नहीं समझ में आई, या जो बात मैंने जिसके बारे में जो कुछ कहा है अगर उसमें से कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे जब मैं देखूं तो आपके लिए एक रिप्लाई कर सकूं, एक जवाब दे सकूं और आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलिए। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो 2 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को लेंगे, है ना। क्वेश्चन वर्ड के बाद फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब डायरेक्ट ले रहे हैं। फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इसके बाद जब मेन वर्ब हो गया तो फिर इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड्स को रख रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना। ठीक, दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम लें तो दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड से तो शुरू
हो गई। क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं आई थी, यहां पर ऑक्सिलरी आ जाती है। ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आपको यहां पर सब्जेक्ट मिल जाता है, जिसके बाद फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आप लेते हैं। मेन वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट रखते हैं और फाइनली आप अदर वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये दो स्ट्रक्चर होते हैं। दोनों स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी ये है, समानता ये है कि दोनों की शुरुआत किससे हो रही है? क्वेश्चन वर्ड से, और एंडिंग किससे हो रही है? क्वेश्चन मार्क से। ये सिमिलरिटी है, ये समानता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि पहले वाले में तुरंत फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब शुरू हो जा रहा है और दूसरे वाले में ऑक्सिलरी वर्ब आने के बाद शुरू हो रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमें इनके पहचान, इनके डिफरेंसेस मालूम होते रहेंगे। बट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यहाँ पर पहचान चल रही है, तो वहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सिलरी से शुरू होने वाले तो सिंगल इंट्रोगेटिव हो गए, लेकिन अगर शुरू में क्वेश्चन वर्ड आकर के ऑक्सिलरी आती है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाए फिर ऑक्सिलरी आ जाए, तो वह डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। होम डिड डेविड सेंड his old books yesterday? Whom did David send his old books yesterday? है ना। अब इसको हम लोग अगर देखें, समझने की कोशिश करें, तो whom की शुरुआत है, whom तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, है ना। क्वेश्चन वर्ड, QW क्वेश्चन वर्ड, और होम के बाद आया डिड, डिड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। डिड के बाद आया डेविड, डेविड हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आया सेंड, जो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ना, तो ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब। हीज ओल्ड बुक्स, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में यस्टरडे टाइम, ये अदर वर्ड हो गया, है ना, टाइम, क्योंकि ये जो है एडवर्ब ऑफ टाइम का हिस्सा हो जाता है, तो टाइम। और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस की ओपनिंग क्वेश्चन वर्ड से हो रही है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये हमारे लिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसको हिंदी में बनाना चाहते हैं, Whom did David send his old books yesterday? अगर आप इसको हिंदी बनाना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, yesterday कल डेविड ने whom किसे his old books अपनी पुरानी किताबें send भेजी। कल डेविड ने अपनी पुरानी किताबें किसे भेजी। इस तरह से आप इसका हिंदी बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। Where will she be residing in the USA? Where will she be residing in the USA? ओके, अगर आप इसको देखें, सेंटेंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है ना। शुरू में क्या है? वेयर। वेयर क्या है? क्वेश्चन वर्ड, है ना। फिर क्या आया? विल। विल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। फिर आया शी। शी क्या है? सब्जेक्ट, ठीक। बी क्या है? विल को हेल्प करने वाला, हेल्पिंग वर्ब। रिसाइडिंग क्या है? मेन वर्ब ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन रहा है ना, तो विल बी रिसाइडिंग।
इन द यूएसए। अब इसमें जो है सीधे एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, ये जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, इसका मतलब इस बार ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हर बार आए ये ज़रूरी नहीं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो शुरुआत किससे हुई थी? क्वेश्चन वर्ड के साथ, और एंडिंग किससे हो रही है? क्वेश्चन मार्क के साथ। शुरुआत क्वेश्चन वर्ड के साथ और एंडिंग क्वेश्चन मार्क के साथ हो रहा हो तो ऐसा सेंटेंस क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगर इसके हिंदी को देखा जाए तो इसके हिंदी कॉम्बिनेशन हम चल सकते हैं, वेयर विल शी बी रेसाइडिंग द यूएसए, मतलब यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वेयर शी वह कहाँ, रेसाइडिंग रहना है ना, रह रही होगी, यूएसए में वह कहाँ रह रही होगी, ये इसका हिंदी कॉम्बिनेशन बन जाता है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो कुछ इस तरह से है, हाउ लॉन्ग विल योर फादर वर्क फॉर you in the field? How long will your father work for you in the field? है ना। अब ये सेंटेंस हमारे पास, अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए तो सेंटेंस की शुरुआत में क्या आ रहा है? हाउ लॉन्ग, जो क्वेश्चन वर्ड में हमको मिल गया। अच्छा चलिए हम यहाँ पर दूसरी ऑक्सिलरी ले, क्योंकि विल ऑलरेडी आ चुका है, हम यहाँ पर शुड रख ले रहे हैं, ठीक है ना। विल भी सही था, बस वेरिएशन के लिए, थोड़ा अलगाव के लिए। यहाँ शुड आ गया। शुड हमारे लिए क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है ना। योर फादर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर वर्क, वर्क जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो ये मेन वर्ब हो गया। फॉर यू, तो यहाँ पर फॉर एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यू, और इसके बाद इन द फील्ड, ये फिर से प्लेस का जिक्र करता हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस, और लास्ट में आप देखिए क्वेश्चन मार्क। मीन्स शुरुआत में क्या आ रहा है? क्वेश्चन वर्ड हाउ लॉन्ग, और लास्ट में क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क, है ना। शुरू में क्वेश्चन वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर आए तो वह सेंटेंस कौन सा होता है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर इसका हम हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि हाउ लॉन्ग शुड योर फादर वर्क फॉर यू इन द फील्ड, फील्ड में, खेत में, योर फादर तुम्हारे फादर को, हाउ लॉन्ग कितनी देर तक, वर्क फॉर यू तुम्हारे लिए, वर्क कार्य, चाहिए करना, करना चाहिए, फील्ड में, खेत में, तुम्हारे फादर को तुम्हारे लिए कितनी देर तक वर्क करना चाहिए। इस तरह से इसके सेंटेंस अगर कॉम्बिनेशन चलते हैं तो ये हिंदी का कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपने देखा कि सारे एग्जांपल में आपको ऑक्सिलरी मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर एक में तो आपने बिना ऑक्सिलरी भी लिखा, वो भी एग्जाम्पल ले लीजिए। बिल्कुल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और ये रहा, हाउ many forced you to leave your village last year, है ना। How many forced you to leave your village last year? अगर इस सेंटेंस को हम एक्सप्लोर करें, अगर इस सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करें तो शुरुआत किससे हो रही है? हाउ लॉन्ग के साथ। हाउ लॉन्ग क्या है हमारे लिए? क्वेश्चन वर्ड, है ना। फिर आया फोर्स्ड, अब इसमें ऑक्सिलरी तो आई नहीं, डायरेक्ट फोर्स्ड आ गया, तो ये है फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, है ना। सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन है ना, तो सेकेंड फॉर्म आ गया। यू ऑब्जेक्ट है,
टू लीव इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का भी जिक्र किया है, पढ़ाया नहीं, आगे पढ़ाएंगे, है ना। योर विलेज, ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, टू लीव का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव है। और लास्ट ईयर ये हमारे लिए टाइम है, जो एडवर्ब ऑफ टाइम का कॉम्बिनेशन है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो शुरुआत हो रही है क्वेश्चन वर्ड हाउ मैनी के साथ और एंड हो रही है क्वेश्चन मार्क के साथ। अगर ऐसा सेंटेंस मिले जिसकी शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आए और जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इसको हिंदी में आप समझना चाहते हैं तो हो जाएगा, हाउ मेनी फोर्स्ड यू टू लीव योर विलेज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर पिछले साल, हाउ मेनी कितने लोगों ने, यू तुम्हें, फोर्स्ड किया मजबूर किया, टू लीव योर विलेज तुम्हारे गांव को छोड़ने के लिए। तुम्हारे गांव को छोड़ने के लिए कितने लोगों ने पिछले साल तुम्हें मजबूर किया। तो ये था आज का कॉम्बिनेशन जिसमें हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करने की कोशिश किया है। नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए जो 3 और सेंटेंसेस हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, उनको भी बारीकी से ऑब्जर्व करते हुए कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच।